गुड मॉर्निंग डियर ऑल। तो पिछले क्लास में हम लोग प्रेसिडेंट समाप्त किया था। प्रेसिडेंट के साथ साथ हमारा प्राइम मिनिस्टर के भी हमने आपको इंट्रोडक्शन कर दिया था, है ना। और इसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये दोनों टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे और एक कंप्लीट कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से मुझे लगता है कि आज हमारा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो होगा वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आज हमारा फिनिश भी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री एंड मंत्रिपरिषद, जैसा कि हमने कल इस पे बात किया था, पहली बात हम पीएम की चर्चा हमने कल लास्ट डे हमने कर दिया था। तो देखो, प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमने लंबी चीज़ें की बात बताया था कि आर्टिकल जब हम 74 में पढ़ते हैं तो आर्टिकल 74 में स्पष्ट करता है कि इंडिया शैल हैव अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होगा राष्ट्रपति करेगा। अब होता है कि यहाँ पर बहुमत का सवाल आ जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 74 में कहता है कि एक हमारे पास मंत्रिपरिषद होगा और मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होगा प्रधानमंत्री होगा, और मंत्रिपरिषद का जो मुख्य रूप से काम होता है वो राष्ट्रपति को मदद करने के लिए यानी सलाह कर सकते हैं। तो यहाँ मंत्रिपरिषद पे जैसा कि हमने बताया, तो मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है किस लिए होता है, तो कहेंगे यह एड एंड एडवाइस। एड एंड एडवाइस, एड एंड एडवाइस का मतलब होता है कि यह आपका सहयोग व सलाह, सहयोग व सलाह ये देती है। किसको? तो यह हमारा प्रेसिडेंट को देता है, यानी राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ये हमारा देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी राष्ट्रपति जो होते हैं, माय गॉड, प्रेसिडेंट को देते हैं। और हमारा मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो होता है, या कह सकते इसका जो प्रधान होता है, यह प्रधान इसका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो होता है इसका प्रमुख होता है। और लास्ट क्लास में ये भी मैंने डिस्कस किया था कि मंत्रिपरिषद का जो कॉन्सेप्ट है, यह आर्टिकल अनुच्छेद यदि देखेंगे तो 74 में, यह हमारा आर्टिकल 74 में एक मंत्रिपरिषद के गठन की बात करता है। ठीक है, और वहीं यदि देखा जाए तो हमारा प्रधानमंत्री का नियुक्ति की यदि बात किया जाए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होता है यह भारत के संविधान में अनुच्छेद 75 का 1 देखेंगे तो इसमें होता है, और द्वारा यदि देखा जाए तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। क्लियर हुआ? यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो होता है देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। तो पिछले क्लास में हम इस सारे एपिसोड को, इस सारे गतिविधियों को हमने डिस्कस कर दिया था। मुझे लगता है सभी बच्चों को याद होना चाहिए। ये क्लियर? सबको याद है? एक बार बोल दो आप लोग कि हाँ सर याद है या नहीं है, तब तो हम आगे की बात करेंगे। अब इसमें हमने ये भी बताया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं, ठीक है, तो ये हमने बताया था कि प्रधानमंत्री जो होता है, यह प्रधानमंत्री ओवरऑल यदि देखा जाए तो मंत्रिपरिषद जो होता है, यह आपका मंत्रिपरिषद इसका प्रति उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। क्योंकि ये भी मैंने बताया था कि यदि गलती से मान के चलते हैं कि यदि प्रधानमंत्री जो होगा वह प्रधानमंत्री पीएम अपने पद से यदि देखा जाए तो ये अपने पद से यदि ये इस्तीफा यानी यदि त्याग पत्र दे देता है, त्याग पत्र दे देता है, तो पूरा मंत्रिपरिषद जो होगा, पूरा मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है, का विघटन हो जाता है, यानी अब कोई सरकार में नहीं रहेंगे। ये चीज़ों को हमें स्पष्ट करना होगा। दूसरी बात हमने कल बताया था कि हमारे देश में प्रधानमंत्री पीएम बनने के लिए किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, परंतु प्रधानमंत्री बताया था कि परंतु पीएम का शपथ लेने के 6 माह के अंदर
किसी सदन का अर्थात लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी होता है, सदस्यता प्राप्त करना होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात हमने इसमें क्या बताया वो भी याद कर लो। तो तीसरी बात हम इसमें बताया था कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बनेंगे, किसी भी प्रकार के हम कह सकते हैं जो बहुमत दल का जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी बहुमत प्राप्ति की बात होती है कि यदि आपने बहुमत प्राप्त कर लिया तो आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक्चुअली यह भारत के संविधान में देखिएगा तो इस संविधान में ऐसा कहीं विवरण नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, बल्कि कहेंगे कि यह हमारा एक ट्रेडिशनली अंग्रेज के ज़माना से आ रहा है और उसी दौर से हम कह सकते हैं चीज़ों को हम स्वीकार करते आ रहे हैं, उस समय काम करते आ रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह से हम देखेंगे तो डायरेक्ट हम पीएम पे ही बात करेंगे, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, फिर हमें आगे की बात करना है। तो यदि हम प्रधानमंत्री की बात करें तो हमारा प्रधानमंत्री जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रधानमंत्री जो होता है पदेन कहेंगे, ये पदेन अध्यक्ष होता है। किसका? तो पदेन अध्यक्ष अभी वर्तमान में यदि नीति आयोग की बात किया जाए तो हमारा जो नीति आयोग है, ये नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं, वह प्रधानमंत्री पदेन हमारा जो होता है वह मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो वह हमारा जो भी नीति आयोग होती है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हो जाता है, अर्थात एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहेंगे। ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन हो जाता है वह हमारे देश के प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का। ठीक है, और नीति आयोग की स्थापना तो हमने बताया है कि नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वह हमारे देश में 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इज इट क्लियर? तो ये योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते। अब होता है एक चीज और याद रखिएगा, तीसरी या चौथी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि जैसे मान के हम चलते हैं, यहाँ पर एक डेटा लाइन लेता हूँ, और जैसे हमने मान के चला कि यदि मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री जो हैं, तो आप कहें कि यदि पीएम के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब भी पूरा मंत्रिमंडल त्याग पत्र देगा। यानी किसी भी हालात में हम कहेंगे कि आपको जो है पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को समाप्त होगी। उतना ही नहीं, इसमें एक चीज और याद रखना है कि यदि मान लिया जाए कि देश के प्रधानमंत्री के अलावे ये जो हमारा मंत्रिपरिषद है, और मंत्रिपरिषद के किसी भी कैबिनेट मंत्री के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव आता है और वह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है सदन से, तो वैसे परिस्थिति में भी पूरा के पूरा जो हमारा मंत्रिपरिषद होता है, ये पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। यानी सरकार जो होती है वह हमारा जो होता है गिर जाता है, या कह सकते हैं विघटित हो जाती है। ये क्लियर? तो ओवरऑल हम कह सकते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं, हम लोग पढ़ते भी हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं, वह हमारा देश का प्रधानमंत्री जो होता है वह सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री कौन होता है साहब? तो प्रधानमंत्री जो होता है हमारा सरकार का प्रमुख होता है, यानी सरकार का प्रधान होता है। इस तरह से हम कहेंगे कि जो भी सरकार चलती है वह प्रधानमंत्री के देख रेख में चलती है। जिस दिन प्रधानमंत्री मान लिया जाए कि उसमें किसी भी प्रकार की समस्याएं आता है या इनके द्वारा कोई कदम उठाए जाते हैं, तो ये सभी के सभी पूरे के पूरे जो हमारा मंत्रिपरिषद होता है वह पूरा के पूरा मंत्रिपरिषद पे इसका प्रभाव पड़ता है। इज इट क्लियर? अब इस आधार पे मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री से संबंधित बहुत सारे आपसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा फैक्ट बेस्ड बताता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो देखो, जब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री का, तो चूंकि आपका इतिहास हमारे यहाँ गवाह है कि सर्वाधिक जो लंबा जो कार्यकाल रहा, तो प्रधानमंत्री का सर्वाधिक हमारा लंबा जो कार्यकाल रहे, यह लंबा कार्यकाल अभी तक यदि देखा जाए तो नेहरू जी का ही रहा। पंडित नेहरू जी जो रहे, वह पंडित नेहरू जी जो रहे देश के लंबे समय तक हम कहेंगे कि इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने सेवा दिया, और इस तरह से लगभग 16 साल 9 महीना 13 दिन तक, कितना? लगभग 16 साल
9 महीना, ठीक है, 13 दिन तक इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इन्होंने शपथ लिए और इन्होंने सरकार चलाई। अब देखिएगा कि मोदी जी 2014 से हैं और अभी 2025 आ चुका है, यानी 9 साल अभी तक हुआ है ना। तो 9-10 साल, 25 के बाद आगे बढ़ ही रहे हैं। तो 10 साल पूरा कर करके, है ना, 14 से 24, 10 साल, 11 साल चल रहा है। लेकिन अभी भी यदि देखा जाए तो अभी भी भारत के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल यदि कोई प्रधानमंत्री का रहा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रहा, क्योंकि नेहरू जी लगभग 16 साल 9 महीना 13 दिन तक ये देश के प्रधानमंत्री के रूप में रहे। वहीं देश के प्रथम यदि देखा जाए तो एक क्वेश्चन होगा कि देश का प्रथम यदि महिला प्रधानमंत्री आ जाए तो महिला प्रधानमंत्री आपका जो हुए वह आपका इंदिरा गांधी हुए, ठीक है। यानी इंदिरा गांधी जी जो हुए वह देश के पहली महिला कहेंगे इन्होंने प्रधानमंत्री हुए। और इस तरह से इंदिरा गांधी को देखेंगे तो ये तीसरा प्रधानमंत्री देश के बने, तीसरा प्रधानमंत्री जो बने वो इंदिरा जी बने। अब कहिए कैसे सर? तो देखिए, जैसे नेहरू थे और नेहरू जो थे, नेहरू के जब मृत्यु हुआ तो नेहरू की मृत्यु होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री आ गए, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री आ गए। और शास्त्री की मृत्यु होने के बाद आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी पोस्ट पे आती है। यानी इस तरह से पहले पंडित नेहरू हो गए, ध्यान देना, पहले पंडित नेहरू हो गए। दूसरा बात यदि देखा जाए तो इसके बाद दूसरा में जो आ जाते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं और तीसरा स्थान जो आ जाता है वो इंदिरा गांधी का आता है। तो इस तरह से इंदिरा गांधी जो हुए वह देश के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यकाल किया। और एक बता दूं कि चरण सिंह एक ऐसे भी देश के प्रधानमंत्री बने जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। तो अगला पॉइंट करेंगे चरण सिंह के बारे में लिख लो, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। लोकसभा में कभी उपस्थित न होने वाला कोई यदि प्रधानमंत्री रहा उस व्यक्ति का नाम था चरण सिंह। याद रहेगा ना? ये सारे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे बाबू, और एक एक चीजों को समझना, ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री में 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहेंगे, लाल बहादुर शास्त्री कहेंगे और इंदिरा गांधी कहेंगे, जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुआ, ठीक है। तो अगला करते हैं, 3 ऐसे प्रधानमंत्री जिनका मृत्यु पीएम पोस्ट पर रहते हुआ। अब वो तीनों के नाम लिख लेना एग्जाम में के लिए। सबसे पहले तो नेहरू जी हो गए, दूसरा देखेंगे तो इंदिरा जी हो गए और तीसरा जो होंगे वो शास्त्री जी हो जाएंगे। यानी 3 यहां पर हुए और तीनों में शास्त्री पहले प्रधानमंत्री हुए। ध्यान देना, शास्त्री के बारे में करेंगे प्रथम, जिनका मृत्यु विदेश में हुआ। कहां? ताशकंद, याद रहेगा। तो ताशकंद भारत पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हो रही थी और उसी समझौता के बाद 1965 के युद्ध के बाद अब वहीं पर एक खाना खा के सोते हैं और हमारे प्रधानमंत्री सोए रह जाते हैं। तो ताशकंद में देश के प्रधानमंत्री के मृत्यु वहीं पर हो जाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों जब मृत्यु हुआ, ये तीनों अपने पोस्ट पर रहते हुए इन तीनों की मृत्यु हो गई है। इज इट क्लियर? अब अगले चौथे आपसे क्वेश्चन जो फैक्ट्स बेस पूछा जाएगा वो होगा कि जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 2 बार गुलजारी लाल नंदा जो थे वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ये भी याद रखेंगे। तो आगे करेंगे गुलजारी लाल नंदा, हेड इधर डाल देंगे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। करेंगे यहां पर नेहरू तथा
शास्त्री के मृत्यु होने के बाद 2 बार देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। कितने बार साहब? तो देश के 2 बार कार्यवाहक कोई प्रधानमंत्री रहा, उनका जो नाम था वो थे आपका गुलजारी लाल नंदा जी, जो 2 बार, चाहे हम नेहरू की बात करें और शास्त्री जी की बात करें, तो दोनों की जब मृत्यु होती है तो देश में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जो थे ये गुलजारी लाल नंदा काम करते हैं। वो आपको ये भी पता होगा कि गुलजारी लाल नंदा जो थे वो योजना आयोग के, ये भी याद करना, योजना आयोग के पहले ये उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन रह चुके हैं, उस व्यक्ति का क्या नाम है? तो उस व्यक्ति का नाम जो है गुलजारी लाल नंदा है। इज इट क्लियर? अब होता है कि यदि हम चौधरी चरण सिंह की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, तो चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी 2 ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न करने के कारण, या कह सकते हैं विश्वास मत प्राप्त करने से पहले, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है, कौन कौन? चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों की चर्चा करते हैं। तो यहां पर लिख दिया जाए चौधरी चरण सिंह प्लस अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। अब ये दोनों के यदि चर्चा किया जाए तो ये दोनों का इतिहास भी कुछ स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले पद से त्यागपत्र देने वाला प्रधानमंत्री। ये दोनों अपने पदों से, इन लोगों को फील हो गया था कि हम विश्वास हासिल नहीं कर पाएंगे, और यही कारण था कि दोनों जो कॉन्फिडेंस और नॉन कॉन्फिडेंस जो मोशन होता है, इनको लगा कि हम कॉन्फिडेंस मोशन को नहीं प्राप्त करेंगे, इसलिए इन्होंने पदों से पहले ही जो थे दोनों के दोनों अपने जो थे सीट से खाली कर दिए। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने कभी कह सकते हैं लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे, और सफलता के बाद दोनों जो थे अपने पदों से इस्तीफा दे दिए। कौन कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा। तो इनकी भी चर्चा थोड़ा सा कर देते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा। ओहो, एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है, ये क्या हुए तो इनके बारे में लिखेंगे थोड़ा फटाफट। लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने में असफल होने के बाद पद से त्यागपत्र दिए। यानी जब सदन की बात हुआ, बताओ इससे बढ़िया तुम्हें फिगर कहाँ मिलेगा? जो भी बच्चे जुड़े हैं हमें जवाब दीजिए, क्या इससे अच्छा आपको फिगरेटिव दिमाग में सेट होगा?
ये सारे को कहते हैं माइंड मैप। यदि आपने माइंड मैप से पढ़ना सीख गया तो मैं बता रहा हूं कि आपको पूरे के पूरे एग्जाम के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच डी देवेगौड़ा भी ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने जिन्होंने लोकसभा में जब इनके विरुद्ध कहेंगे कि विश्वास हासिल करने की बात हुआ, इन्होंने विश्वास हासिल करने में असफल हो गए, और जब असफल हो गए, फेल हो गए, तो भैया पद से तो इस्तीफा देना पड़ेगा। और इस तरह से जो थे ये दोनों ने अपने पदों से लास्ट में इस्तीफा दे देते हैं। तो ये दो व्यक्ति ऐसे हुए, देश के दो ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने हासिल करने में असफलता के कारण अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इज इट क्लियर? ये पूरा माइंड मैप आप लोग को दिमाग में सेट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। जवाब दो यार, खाली लिखो नहीं, समझो भी, और लिखना है, समझना है, एग्जाम के क्वेश्चन बनाना है, ये सारे चीजों को आपको करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो सबसे लंबे समय तक इस पद पर बने रहे, तो अब इसमें यदि बात किया जाए तो देश में कौन कौन सबसे लंबे पदों पर बने रहे प्रधानमंत्री के, उस पर भी हम चर्चा करते। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू का तो आ ही गया, पहले ही बताया 16 साल 9 महीना 13 दिन आ गए। उसके बाद यदि देखें तो इंदिरा गांधी भी लंबे पद पर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, अभी तो मोदी जी का भी नाम आ गया। उसके अलावा लंबे समय में देखिएगा तो 10 साल तक जो थे वो मनमोहन सिंह भी जी रहे। लेकिन सबसे कम कार्यकाल के लिए देखा जाए तो मात्र 13 दिन के लिए हम बात करेंगे। मात्र 13 दिन के कार्यकाल जो थे वो देश में संभालने वाले भी अटल बिहारी वाजपेयी थे, और मात्र 13 दिन के बाद इनकी सरकार गिर जाती है। तो आप चाहें तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, या अगले लाइन में कहेंगे तो अगले लाइन में करा देता हूं। तो यहां तक सबको क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया? क्या ये आपको मैप दिमाग में सेट हो गई है? कोई बोल नहीं रहा है तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। तो एक हम करेंगे इसमें सबसे कम समय तक समय के लिए, ब्रैकेट में लिखा मात्र 13 दिन, मात्र 13 दिन, अटल बिहारी वाजपेयी पीएम रहे। यह भी भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम इतिहास है कि देश में 13 दिन में भी सरकार गिरे हैं, 13 दिन तक भी प्रधानमंत्री रहे। तो सर्वाधिक समय तक इस तरह से देखा जाए तो ये भी क्लियर कर लो कि जो हमारा केंद्रीय, हम कह सकते हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था, ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल केंद्रीय मंत्री का रहा। केंद्रीय मंत्री, उनका नाम था जगजीवन राम। जगजीवन राम ये लगभग भारत का केंद्र में मोर और लेस देखेगा तो 32 साल तक, 32 इयर्स तक यह देश के कैबिनेट के भाग रहे, यानी संसद के रूप में इन्होंने लगभग 32 साल तक इन्होंने अपना कार्य किया है। इज इट क्लियर? अब होता है प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य पे थोड़ा चर्चा किया जाए। तो देखो, यदि हम बात करते हैं यहां प्रधानमंत्री का, जो भी इनकी कह सकते जो फैसला लेते हैं या इनकी अधिकार की बात करेंगे, तो अधिकार और कार्य, अधिकार व कार्य, यानी प्रधानमंत्री के अधिकार क्या क्या है और प्रधानमंत्री का कार्य क्या क्या है, इस पे जानना जरूरी है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जैसा कि हमने बताया कि प्रधानमंत्री जो होते हैं अनुच्छेद 75 के 1 के तहत देखा जाए तो इसमें के अनुसार हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री होता है वह अपने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति कराता है और राष्ट्रपति के द्वारा कराता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस माध्यम से सबसे पहला तो आपको ये समझना होगा कि अनुच्छेद 75 के 1 के तहत प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में, अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का नियुक्ति राष्ट्रपति
राष्ट्रपति द्वारा कराता है। यानी प्रधानमंत्री जिसका भी नाम भेजेगा, जिस व्यक्ति का नाम का ये प्रमोट करेंगे कि इस व्यक्ति को इस पद पर बनाया जाए, तो राष्ट्रपति जो होंगे उसी को उस पद पर बना देंगे। ठीक है। यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यदि मान लिया जाए कि कोई मंत्री अभी कह सकते हैं गृह मंत्री है, उसको वित्त मंत्री बनाना है, यानी प्रधानमंत्री जो होगा हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री यानी पीएम के सलाह जो होता है, तो पीएम के सलाह पर, ठीक है, मंत्रियों का बर्खास्त, मंत्रियों का मंत्रिमंडल व विभाजन या कह सकते परिवर्तन, ठीक है, मंत्रियों से समय समय पर त्यागपत्र की मांग, ये सभी के सभी जो घटना का अंजाम देंगे राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति केवल बदनाम होंगे, राष्ट्रपति का केवल नाम आएगा। ये सभी जो राष्ट्रपति करेंगे वह मुख्य रूप से देखेंगे तो जो भी हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री की जो सलाह दी जाएगी, इस सलाह पर देश के राष्ट्रपति जो होंगे ये सारे कार्यों को, गतिविधियों को जो होंगे वो स्थापित करेंगे। यानी ओवरऑल यदि देखा जाए तो सारा का सारा जो कर्ता धर्ता देश का होता है वह हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है। और इस तरह से हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री हमारा सर्वेसर्वा होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट आपको बात ये भी याद रखना होगा कि यदि हम इस आधार पर चलें तो हम आर्टिकल 78 की बात करें तो अनुच्छेद 78 में कहता है कि हमारा देश के जो प्रधानमंत्री होगा वे इसके अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह समय समय पर मतलब कि जैसे हमारा समय समय पर जो होता है संघ के जो कार्यकलाप होते हैं, तो प्रधानमंत्री कार्यकलाप जो शासन प्रशासन होते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में प्रधानमंत्री जो होगा और राष्ट्रपति को अधिसूचना या कह सकते हैं सूचना जो होती है वह सूचना देते रहेगा। क्लियर हुआ? तो कह सकते हैं कि अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री की यह जिम्मेवारी है कि संघ के कार्यकलाप व प्रशासनिक गतिविधियों को समय समय पर राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। यानी जो भी सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, आने वाले समय में सरकार और क्या करेगा, तो ये सारे जो सूचनाएं होते हैं वह मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जो होता है वह प्रधानमंत्री को बताना होता है, राष्ट्रपति को बताना होता है। तो मोर और लेस यदि देखा जाए तो हमारा देश के जो एग्जीक्यूटिव जो इधर पावर थे, एग्जीक्यूटिव पावर हमारी समाप्त होती है। अब एक कभी कभी पोस्ट में आपका उप प्रधानमंत्री पूछता है, तो देखो बाबू लोग, हमारे देश के संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लेकिन देश के संविधान में देखा जाए तो देश के संविधान में कहीं भी हमारा उप प्रधानमंत्री का जो चर्चा होता है वह उप प्रधानमंत्री का चर्चा हमें देश के संविधान में कहीं नहीं मिलता। बल्कि हम कह सकते हैं हमारा जो वर्किंग एफिशिएंसी होता है, वर्कलोड जो होता है डिपार्टमेंट का, इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए या कह सकते हैं आसान बनाने के लिए हमारे देश में जो होता है समय समय पर हम कहेंगे उप प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति हुए हैं। जैसे देश की आज़ादी के बाद जब नेहरू जी के कैबिनेट था तो नेहरू के कैबिनेट के पहले देश में जो उप प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री बने वह सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। उसके बाद इधर तत्काल आप देखोगे तो 1999 के दौर में देखिएगा, 2000 ईस्वी के दौर में देखिएगा तो देश के जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने तो लाल कृष्ण आडवाणी जो थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी देश के उप प्रधानमंत्री बने। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि हमारे भारत में 1960-70 के दौर में यानी 66 से 70 के दौर में देखिएगा तो भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग जो था
वो भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो था वो सिफारिश किया था, बल्कि उन्होंने कहा था कि यदि मान लिया जाए कि सरकार की जो मशीनरी है, तो सरकार की मशीनरी की बात करें या हम कह सकते हैं इसकी कार्य प्रक्रिया जो होती है, इससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट होते हैं, वह रिपोर्ट के सिफारिश के आधार पर कहा कि काम को आप फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और इसके लिए आप चाहें तो उप प्रधानमंत्री को रख सकते हैं। इस तरह से आज तक भारत में लगभग 7 बार 7 टाइम्स आप कह सकते हैं कि देश में उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन किया गया है, या 7 टाइम्स आप कह सकते हैं कि भारत में अभी तक उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं या बने हैं। तो ओवरऑल मोर और लेस देखा जाए तो भारत के संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री का चर्चा नहीं है। अब आते हैं हम सीधे मंत्रिपरिषद की ओर। तो देखो, यदि हम मंत्री परिषद की बात करें, ये भी ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है, फिर भी एक मैपिंग आपको मैं दे रहा हूं जिससे कि आपका मंत्री, ठीक है, आपका एग्जाम में 4 चांद लग जाए मेरे प्यारे बच्चों, आपको लगे कि नहीं हमारा जो भी क्वेश्चन हम पढ़े फटाफट हमारे पास बनेगा। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 की यदि बात किया जाए तो आर्टिकल हम कह सकते हैं 75 का 3 में देखिएगा, तो इसमें कहता है कि हमारा मंत्री परिषद जो होगा, ठीक है, ये मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, उत्तरदायी या कह सकते हैं जिम्मेवार होगा। ये देश के संविधान के आर्टिकल आपका 75 का 3 आर्टिकल जो होता है, यहां पर यह स्पष्ट कहता है कि हमारा लोकसभा के प्रति जो हम उत्तरदायी होंगे या जिम्मेवार होंगे, यह सभी मंत्री परिषद के सदस्यों को कहता है कि आपको जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा। अब इस तरह से यदि देखा जाए तो राष्ट्रपति के उसके कार्यों का जो उनकी संपादन होती है, उनकी सलाह होता है, उनका मशवरा होता है, ये सभी करने का जो अधिकार दिए गए हैं वह हमारा मंत्री परिषद को आर्टिकल 74 में दिया गया है। तो इस आधार पे हम कहेंगे कि आर्टिकल 74 का 1 के तहत यदि देखा जाए तो हमारे राष्ट्रपति के जो भी कार्यकलाप होते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति के कार्यकलाप के संपादन में मदद यानी कह सकते सहयोग या सहायता कह सकते हैं, सलाह प्रदान करता है, सहयोग व सलाह प्रदान जो करता है, यह अनुच्छेद 74 का 1 के तहत हमारा जो होती है वह मंत्री परिषद को अधिकार है कि समय समय पर जो हमारे राष्ट्रपति जो होंगे उनको यह मदद करते रहेगा, उनको यह बताते रहेगा जो भी उनकी जरूरत होगी, जो भी वो कार्य कर रहे हैं उस कार्यों को करने में यदि किसी प्रकार की चुनौतियां होती है तो वह करेंगे। अब होता है कि मंत्रिमंडल का जो हमारा निर्माण होता है, प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री के मिलाकर जो होता है हमारे यहाँ जो होती है वह मुख्य रूप से मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? तो आगे भी चाहो तो लिख सकते हो मंत्रिमंडल इक्वल टू आप कहेंगे प्रधानमंत्री प्लस अन्य मंत्री। यदि आप जोड़ देते हो तो इससे आपका निकल के आ जाता है मंत्रिमंडल। ठीक है, इतना याद हो गया। तो हमारा मंत्रिमंडल जो बनेगा वो मंत्रिमंडल इक्वल टू कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारा जो अन्य मंत्री होंगे वो सभी को मिला देंगे तो हमारा मंत्रिमंडल हो जाएगा। और इस तरह से मैं आपको बता दूं कि यदि आप देखेंगे तो हमारे यहाँ 91वां संविधान संशोधन आपका 2003 में हुआ है और इसके माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारा जो कैबिनेट मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री अर्थात कुछ न समझ में आए तो कहना है कि मंत्रिमंडल जो होता है वो मंत्रिमंडल के सदस्य कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकते।
यानी जैसे लड़का के शादी में फूफा कैसे हो जाता है, मुंह फुला लेता है, उसी प्रकार हमारा संविधान ये भी कहता है कि सब जितने भी हमारे यहाँ मंत्री, जितने भी हमारे यहाँ सीट होता है लोकसभा और राज्यों के विधानसभा का, ऐसा नहीं कि जितने भी जीत के जाएंगे सबके सब मंत्री बन जाएंगे। 2003 में हमारा 91वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें स्पष्ट कहा गया कि जो भी कुल हमारा मंत्री हो, यानी कुल जो हमारा सीट होगा वह कुल सीट का 15% से ज्यादा कभी भी हमारे यहाँ मंत्री नहीं बन सकते। अर्थात इसको समझो अब, तो इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा है कि चाहे मैं बात करूं कुल लोकसभा कुल विधानसभा के सदस्यों का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। मतलब इसको मैथमेटिकली ऐसे आ जाओ, यानी इसको एग्जाम्पल लेके हम चलते, जैसे हमारा लोकसभा है, तो हमारे देश में लोकसभा जो है, तो लोकसभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितना है, तो लोकसभा का हमारा जो कुल सदस्य होता है, यह कुल सदस्य हमारे पास अभी हमारा है 545 है। यानी 545 का 545 का कहेंगे 15/100, यानी कितना होगा जी, जोड़ लो, यानी 5 तिया 15, 20 25 100 हो गया, 5 चौका 20, यहाँ 5 और 5 9 45, यानी कितना हो गया 327 बट्टा कितना हो गया 4, यानी कितना होगा 4 अठे 32, 4 का 4 है ना, यानी 31 ही सदस्य जो होंगे भारत में केंद्र में वो मंत्री बन सकते हैं, है ना। केंद्र की बात यदि किया जाए तो केंद्र में 81 जो होंगे वह 81 सदस्य ही देश के मंत्री बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। ठीक उसी प्रकार मान लो एक एग्जाम्पल हम राज्यों के आधार पर लेते हैं, तो जैसे मान के हम चलते हैं कि राज्य के आधार पर लें, तो राज्य में हम जैसे मान लो हम बिहार को लेते हैं, ठीक है, और इस तरह से हमारा बिहार जो है, तो हमारा बिहार में विधानसभा का सीट कितना है जी, तो बिहार हमारा विधानसभा जो है, यह विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है, यह सदस्यों की संख्या देखिएगा, तो बिहार विधान सदस्यों की संख्या हमारा कितना है, तो 243 243 है, यानी 243 का 15%, तो हम कह सकते हैं 243 आउट का 15/100, यानी कितना होगा जी, तो 5 तिया 15 और 20 25 100 यहाँ हो गया ना। अब देखो तो कितना होगा, 3 3 या 9, 24 तिया 72 बटा कितना हो जाएगा 20, यानी इक्वल टू कितना होगा 20 तिया 60 है ना, यानी 36 यदि होगा, यानी 36। बिहार की यदि बात किया जाए तो बिहार में मंत्रिमंडल की बात करें तो बिहार में जो मंत्री होंगे वह लगभग 36 से अधिक नहीं हो सकते। तो यह हमारा जो है 91वां जो संविधान संशोधन जो आया था, ये 91वां संविधान संशोधन 2003 जो है यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी हमारे यहाँ मंत्री जो होंगे वह आपका 15% से अधिक नहीं हो सकते। जो भी लोकसभा के हमारा कुल सदस्य है, राज्यों के विधानसभा के जो कुल सदस्य है, उसका 15% से ज्यादा कभी भी मंत्री नहीं बन सकते। आई थिंक क्लियर हो गया सबको, ये समझ में आ गई पूरे डेटा, क्योंकि मैथमेटिकली मैंने आपको समझाया है। तो ये हमारा 21वां। तो लेकिन अब इसमें थोड़ा सा आपको याद करने की बात है कि जैसे सिक्किम और मिजोरम की बात करें तो कुछ हमारे यहाँ देश में अपवाद भी हैं, उस अपवादों पे बात हम करेंगे। तो सिक्किम और मिजोरम जैसे हमारा छोटा जो राज्य है, जहाँ पर विधानसभा की कुल सदस्यों का यदि संख्या देखिएगा तो आपको वहाँ पर 32 है, ठीक है, 32 है और 40 है, ठीक है। तो यहाँ पर कह दिया है कि यहाँ पर मंत्रियों की जो संख्या रहेगी वो 12 रखने का प्रावधान किया है, ठीक है। तो इस आधार पे इसका हम कुछ अपवादों की भी बात हम करेंगे और वो आपको लिखवाएंगे। तो ये आपको डेटा को याद कर जाने। आगे की हम बात करते हैं। तो मंत्री परिषद और इस मंत्री परिषद में हमने लोगों ने क्या देखा, तो मंत्री परिषद में हमने देखा 91वां संविधान संशोधन 2003। अब इसका हम एक आपको अपवाद बता रहे हैं, ठीक है। अब इसका हम क्या पढ़ेंगे, अपवाद,
यानी कहेंगे तो अपवाद में हमारे भारत के हम दो राज्यों की जैसा कि बात किया, एक हमारा सिक्किम था, एक हमारा मिजोरम था। ठीक है, तो हम कहेंगे जैसे हमारा सिक्किम की बात किया जाए और हम मिजोरम की बात करेंगे, तो सिक्किम और मिजोरम, तो सिक्किम में कुल सीट जो है वह आपका है 32 और मिजोरम में आपका है टोटल 40। क्लियर हुआ? अब ये हमारा क्या है, तो इस तरह से कह सकते हैं दोनों का दोनों जो है ये हमारा छोटा राज्य है। तो जब छोटा राज्य है तो छोटा राज्यों के लिए कुल मंत्रियों का प्रावधान कितना बताया? तो जैसे हम बात करें सिक्किम में टोटल 32 को सीट है और वहां पर 40 सीट है, तो मंत्रियों की संख्या का जो प्रावधान है इनके लिए कहा गया कि ऐसे राज्यों के लिए जो छोटे राज्य हैं यहाँ पर 12 हो सकते हैं। तो ये हमें भी डेटा को याद रखना है, क्योंकि हमारा 91वां जो संविधान संशोधन 2003 जो है इसका एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि उसका एक क्या है, तो ये हमारा अपवाद है। तो ये अपवाद स्पष्ट करता है कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते और इससे कम भी आप नहीं कर सकते। ये हमारा 91वां संविधान संशोधन इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये क्लियर हो गया? अब देखो, तो इस आधार पे हम मंत्रियों को अध्ययन करने के लिए हम 3 भागों में बांटेंगे। तो मंत्री परिषद के अंदर में देखोगे आप मंत्री देखिएगा, तो मंत्री हमारे यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक हमारा जो होता है वो कैबिनेट मंत्री होता है, एक जो होता है हमारा यहाँ, ठीक है, और राज्य मंत्री होता है, और एक जो मंत्री होता है वो हमारा उप मंत्री होता है। इज इट क्लियर? सुना है आप लोगों ने? मंत्री ने आपने सुना है। एक हमारा कैबिनेट मंत्री होता है, एक हमारा जो होता है राज्य मंत्री होता है, एक हमारा उप मंत्री होता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फोकस करना है, तो देखो एक कैबिनेट जो है ना, सबसे पहले याद रखिएगा कि जो कैबिनेट जो था, एक कैबिनेट शब्द पहली बार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल यानी अनुच्छेद आर्टिकल 352 में जोड़ा गया। ठीक है, यानी 1978 से पहले कैबिनेट शब्द का प्रयोग हमारे देश के संविधान में नहीं था, बल्कि ये पहली बार 352 जो हमारा राष्ट्रीय आपात जो होती है इसमें हमारा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और उस समय से हम कैबिनेट मंत्री का मतलब कहेंगे कि ये जो होते हैं देश के अंदर, कहेंगे कि मंत्री या मंत्रालय का बंटवारा जो होता है, ये बंटवारा इन्हीं के बीच में होता है, और मंत्रालय का जिम्मेवारी जो होती है वो मंत्रालय की जिम्मेवारी भी इन्हीं के पास होती है। यदि देखा जाए तो हमारा संसद के बैठक में भाग लेते हैं। ठीक है, जो भी संसद का होगा। उसके बाद अन्य प्रकार के कह सकते हैं, यानी पूर्ण रूप से कह सकते हैं पूर्ण उत्तरदायी इन्हीं को सौंपी गई है। यानी सर्वे सर्वा यदि देखा जाए तो देश में जो हमारा कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री ही हमारा सर्वे सर्वा होता है। तो पहली बात कि हमारा जो मूल संविधान था, यहाँ जैसा कि हमने बताया, तो हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। समझ में आ गया? बल्कि 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे यहाँ कैबिनेट शब्द जो हुए, यह 352 जो हमारा अनुच्छेद होता है
ये 352 अनुच्छेद में इसको जोड़ा गया। इज इट क्लियर हो गई, समझ में आ गया? तो एक इस तरह से हमें याद रखना है। दूसरा हमारा राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? राज्य मंत्री जो होते हैं एक तरह से कह सकते हैं कि राज्य मंत्री आपका संसद के बैठक में भाग नहीं लेंगे। और यहां संसद का मतलब आपको क्या बता रहा हूं, इसका मतलब हुआ मंत्रिमंडल जो होता है, ठीक है? तो इसका मतलब समझना है मंत्रिमंडल में भाग नहीं लेंगे, ठीक है? और यह एक सहयोगी मंत्री होते हैं, यह सहयोगी कैबिनेट के होते हैं, कैबिनेट के होते हैं, एक सहयोग केवल करते हैं। और उप मंत्री जो होते हैं यह किसी मंत्रिमंडल का बैठक में भाग नहीं लेते और कैबिनेट प्लस उप मंत्री के सहयोगी होते हैं। यानी ये सहयोग केवल करने के लिए इनको बनाई गई है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास मुख्य रूप से देखिएगा तो ये 3 मंत्री होते हैं और 3 मंत्री के द्वारा हमारी सेवा चलाई जाती है। एक और आपसे कभी कभी पूछा जाता है या हमारे देश में इस पे बहुत बड़ी फैसला ली जाती है। एक आपको बता दूं, एक किचन कैबिनेट भी होता है। अरे जो हमारा किचन जो कैबिनेट होता है, इस किचन कैबिनेट का प्रमुख यदि देखा जाए, या इसको कहेंगे कि किचन कैबिनेट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इसका प्रमुख होता है। और यह एक गुप्त कह सकते हैं, एक गुप्त मंत्रालय होता है सरकार का। किसका? सरकार का। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि प्रधानमंत्री के भरोसेमंद मंत्री, सहयोगी, अधिकारी, रिश्तेदार ही सदस्य बनते हैं। और इसमें मैक्सिमम की यदि बात किया जाए तो इसका जो हमारा मैक्सिमम जो सदस्य हो सकते हैं, या आपका 15 से 20 इसके सदस्य होते हैं, ठीक है? और बहुत कह सकते हैं कि गोपनीय रूप से किसी मुद्दा पर फैसला लिया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री ने एयर स्ट्राइक हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो चाहे आज की हम सरकार की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की बात करते हैं, या इससे पहले हम प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे इंदिरा गांधी जी की बात करें, तो जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे उन्होंने किचन कैबिनेट का बहुत प्रयोग किया है। और मैं बताता हूं कि भारत से ज्यादा किचन कैबिनेट का प्रयोग करने वाला दुनिया के अन्य जो हमारा सरकार रही है, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, ये सभी दुनिया के जितने भी सरकारें हैं उन्होंने सबसे ज्यादा अपने लाइफ में गोपनीयता का उन्होंने आगे बढ़ाया है और सीक्रेसी के साथ कह सकते हैं उन्होंने डिसीजन लिया है। तो इस माध्यम से हम कह सकते हैं कि भारत में किचन कैबिनेट एक हमारा एक्स्ट्रा कैबिनेट है। इस तरह से दुनिया में बहुत सारे ऐसे राष्ट्र रहे जिन्होंने किचन कैबिनेट का इस्तेमाल किया और अभी तत्काल भारत भी कर रहा है। बहुत सारे आप देखते हैं कि हम लोग को कान पता नहीं चलता है और अचानक को जो होता है हमारे वो आपके न्यूज में बन जाती है। तो ये सारे जो बन जाती है अचानक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया वो तो किचन कैबिनेट का पार्ट था, वो किचन कैबिनेट हो गया। इज इट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हुआ या नहीं? अब चलते हैं, हमारा जो कैबिनेट का पार्ट हुआ ये तो समाप्त हो गई बाबू लोग। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं भारत का महान्यायवादी पे। थोड़ा आ जाओ, आगे की बात करते हैं। तो भारत का महान्यायवादी
भारत का महान्यायवादी, यानी इसको अंग्रेजी में बोलेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे आप? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का महान्यायवादी। देखो, सबसे पहली बार महान्यायवादी का जो चर्चा मिलती है वह देश के संविधान की आर्टिकल, यदि आप 76 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 76 में आपको मिलेगा एक महान्यायवादी की बात हो गई। वही 76 का आप 1 भी जाएंगे तो भी आपको यही टर्म मिलेगा। तो इनके अनुसार हम कहेंगे कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के जो भी हमारे जज होते हैं, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति हमारी होती है, उन्हीं के योग्य के द्वारा या उस योग्य के जो लायक होते हैं वैसे व्यक्ति को भारत के अटॉर्नी जनरल जो होता है नियुक्त किया जाता है। यानी इसके अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर प्राप्त योग्यता वाले को, योग्यता योग्य वाले को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। अब इस आधार पर यदि देखें तो हमारे जो महान्यायवादी होते हैं यानी अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल भारत का सर्वप्रथम, आप कहेंगे भारत का सर्वप्रथम, चाहे वो हमारी भारत की सरकार हो तो हमारी सरकार का विधिक अधिकारी होता है, सर्वप्रथम विधिक अधिकारी होता है, यानी कह सकते हैं सरकार में कर लो क्लियर, केंद्र सरकार को केंद्र सरकार का विधि मेरे लिए फिर अच्छा, केंद्र सरकार का विधि सलाहकार होता है। हमारा अटॉर्नी जनरल जो होता है, इस अटॉर्नी जनरल को आप कहेंगे देश के किसी भी न्यायपालिका में या न्यायालय में, देश के किसी न्यायालय में प्रथम सुनवाई करने का अधिकार होता है। इज इट क्लियर? यानी हमारा जो अटॉर्नी जनरल होगा ये करेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि जो हमारा देश का अटॉर्नी जो जनरल होगा, इस अटॉर्नी जनरल के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि यह किसी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी सदन में बैठने, बोलने, प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। वहीं इन्हें सदन में मतदान का अधिकार नहीं होता।
मतदान का अधिकार नहीं प्राप्त है। अब इस आधार पे यदि हमें पूरे इसको स्ट्रेटजी को अध्ययन करें तो इस अध्ययन से भी हमें स्पष्ट होकर के आता है कि इनका जो कार्यकाल होगा यानी टिन्योर, तो इनका जो कार्यकाल होगा मेरे प्यारे बच्चों, यह होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मतलब जब तक ये राष्ट्रपति ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसको लैंग्वेज में कहेंगे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी हम अपनी भाषा में आपको समझाऊं तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जब तक खुश होंगे तब तक अटॉर्नी जनरल उस पद पे बना रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैटर है कि आपसे प्रधानमंत्री कितने खुश, आप प्रधानमंत्री को कितना आप जिता रहे हैं, प्रधानमंत्री के विरुद्ध कितनी मान लो कि किसी प्रकार के ब्लेम आती है, उन पे किसी प्रकार के हम कह सकते हैं केसेस आते हैं, और उसको आप कैसे उनको प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि आप कोर्ट में जब जाते हैं तो प्रधानमंत्री का एक रिप्रेजेंटेटिव, केंद्र सरकार के एक रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं, और जब आप कोर्ट में जाते हैं तो सरकार के अपने पक्ष को आप कैसे रख रहे हो। यदि आप पक्ष को रखने में अनुकूल हैं, सरकार के पक्षों को रखने में आप सफल हैं, तब तक आप देश के अटॉर्नी जनरल बने रहोगे। लेकिन जिस दिन सरकार को, प्रधानमंत्री को यह फील हो गया कि आप जो हैं सरकार को हरा दीजिएगा, सरकार को ऐसा लगता है कि आप उनको उनका जो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दीजिएगा, तो ऐसे परिस्थिति में कुछ नहीं करेगा साहब, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को कहेंगे कि अटॉर्नी जनरल से रेजिग्नेशन ले लीजिए। यानी सारा कर्ता धर्ता देश में प्रधानमंत्री होते हैं, केवल मुंह मैंने पेट जो होता है देश के प्रधानमंत्री होता है, मुंह केवल राष्ट्रपति को बना दी जाती है। यानी प्रसाद पर्यंत का मतलब इसका हुआ कि आपको राष्ट्रपति तो करेंगे ही, लेकिन जो भी प्रधानमंत्री का सलाह मिलेगा उसी आधार पर वो करेंगे। ये क्लियर हुआ? तो इस तरह से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे, पद पर बने रहेंगे। इज इट क्लियर हुआ? और एक लाइन और मैं आपको लिखवा देता हूं, उसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा समाप्त। और ये होता है क्या कि जो हमारा अटॉर्नी जनरल जो है एजी, इनके सहयोग की यदि बात करें तो इनका सहयोग हेतु सोलिसिटर जनरल होते हैं, सोलिसिटर जनरल होते हैं। और सोलिसिटर जनरल का हमारा देश के संविधान में यदि देखा जाए तो देश के संविधान में किसी भी प्रकार के सोलिसिटर जनरल का चर्चा नहीं है। तो मोर और लेस सिंपल सी बात है कि जो भी करेगा वो प्रधानमंत्री करेगा, केवल राष्ट्रपति यहाँ पर कहेंगे कि एक मुखौटा है, लेकिन रियल जो करता धरता है वह देश के कौन है? प्रधानमंत्री है। इज इट क्लियर हो गया? तो आपका आज एग्जीक्यूटिव समाप्त ही हो गई। अब इसमें छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए हैं, गवर्नर, इसके बाद कोर्ट, मैंने 2 से 3 क्लास में आपके सारे टॉपिक हो ही जाएंगे। तो आगे की हम लोग बात नेक्स्ट डे करेंगे। आज हम लोग यहीं तक सेवा रखते हैं। मुझे लगता है कि पूरे के पूरे आपका ये जो ग्राफ हमने तैयार किया है, ये पूरा के पूरा आपको ग्राफ जो है ये माइंड में सेट हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। हो गया या नहीं? बोलो। ये पूरा सेट आपका दिमाग में हो गया? तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। आगे की क्लासेस जब हम लोग नेक्स्ट डे जब करेंगे तो नेक्स्ट डे इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये जी, और एक चीज़ याद रखना कि सोलिसिटर जनरल जो हमने कहा, इसका देश में संविधान में किसी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। सिंपल बात क्लियर हो गई? तो किन्हीं को कोई दिक्कत? चलो भैया, दिक्कत नहीं है तो आज से हम लोग यहीं पर रखेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं और आगे इस पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। क्या? चलिए, ऑल द बेस्ट।